सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के थ्रू आप खुद को टेस्ट कर पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है कितनी बेहतरीन तरीके से हो रखी है, आपकी तैयारी अच्छी हुई है नहीं हुई है, आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं, आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और पेन और पेपर लेके साथ में बैठिए और साथ में क्वेश्चन कीजिए, मजे करेंगे पूरे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, उसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, अगर शॉर्ट में आएगा तो कैसे करेंगे, लॉन्ग में आएगा तो कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको पेन और पेपर लेके बैठना है साथ में मेरे भाई, और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं, 20 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है 3r है, उसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया मेरे, अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आए तो आप देखते ही उसका आंसर लगा के आ जाओ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो आप 30 सेकंड के अंदर ही कर पाओगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सोल्व करते हैं। देखिए अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है 3r, तो आपको पता है कि ये क्या है, ये हमारा त्रिज्या है, मतलब 3r। ठीक है, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हमारा त्रिज्या होता है और ये हमारा त्रिज्या है, और टोटल की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो व्यास की बात की जाए तो ये दोनों का 2 गुना जोड़ देंगे तो हमारा जो है 6r। लेकिन हमें क्या है, इसमें सिर्फ r काम आने वाला है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया हमारा r क्या है, r का वैल्यू, तो r का वैल्यू 3r है। इधर मैं r डैश ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, r मतलब यहाँ पे कैपिटल भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको अलग कर दिया, डिफरेंसेस दिखा दिया। r डैश मतलब हमारा त्रिज्या दिया हुआ है 3r। तो देखिए अर्धवृत्त की हमें क्या निकालना है, परिमिति निकालना है, परिधि निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति की बात करें तो आपको अगर अर्ध का नहीं पता है तो कंप्लीट सर्कल का पता होगा ना। ये अपना जो सर्कल है इसका अगर परिधि की बात करें तो क्या होता है 2πr। ठीक है, तो मैं आपको नहीं पता तो आप बोलेंगे भैया इसको आधा कर दो, अर्धवृत्त का हो जाएगा, तो हम लोग वही करेंगे। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2πr बट्टे में 2। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आधा करते हैं ना तो ये एरिया बढ़ जाता है, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं +2r। क्यों 2r, देखिए इधर r और इधर r, ये वाला भी एरिया बढ़ता है, तो इसलिए हम लोग अर्धवृत्त की परिमिति अगर निकालते हैं तो परिमिति क्या होता है, पूरा डिस्टेंस यहाँ से चालू किया और ये पूरा फुल मतलब पूरा जो सर्कल है उसका हम लोग लंबाई लेते हैं। ठीक है, तो ये तो लंबाई हो गया, लेकिन ये भी लंबाई साथ में आएगा, तो इसलिए मैंने 2r लिखा। तो अब आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल। देखिए अब हम लोग r का वैल्यू पुट करेंगे। r का वैल्यू क्या दिया है भैया, यहाँ पे 3r, क्या दिया है 3r, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई इंटू 3r। ठीक है, ये डैश ले लो आप, ठीक है, समझने के लिए। डैश का वैल्यू क्या है 3r। ठीक है, प्लस 2 तो 2 एज इज रहेगा, और r क्या है हमारा 3r, तो इंटू 3r। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3πr प्लस 3 दूना 6r। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो उसमें दिया है क्या, 3πr प्लस 6r, 3πr प्लस 6r। हाँ भैया दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा अर्धवृत्त का परिमिति निकल गया 3πr प्लस 6r। ऑप्शन बी करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से सोल्व किया या नहीं किया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ये सीधे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए निम्नलिखित में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैं आपको नोट बताता हूँ। ठीक है, आप इस नोट को ध्यान से सुनेंगे तो इसका आंसर आप खुद कर पाएंगे। देखिए अगर संख्या की बात की जाए भैया, संख्या, तो प्रायिकता संख्या में किसी मतलब कोई भी घटना उसका प्रायिकता अगर संख्या में हो
तो 0 से लेके और 1 के बीच में ही प्रायिकता संभव है, ठीक है। अगर इसके बाहर जा रहा है तो वो प्रायिकता नहीं हो सकता। संख्या की बात कैसे, अगर प्रतिशत की बात की जाए, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत की बात की जाए तो 0% से लेके 100% तक प्रायिकता। तो ये जो है नोट में आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको याद नहीं रखना है, ध्यान में रखना है। संख्या में अगर 0 से 1 के बीच में है तो वो प्रायिकता हो सकता है। प्रतिशत की बात की जाए तो 0% से लेकर 100%, ये प्रतिशत का सिंबल होना चाहिए। तो अब आप बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 0.7 इसके बीच में है, ठीक है, 0.7। एक और 0 और 1 के बीच में 2.5 देखिए इससे बाहर जा रहा है 2.5, ठीक है। और पहले देखते हैं 75% इसके बीच में है भैया, 75%। प्रतिशत की बात की जाए तो 75% इसके बीच में है। 4/5 इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, भाग देखें तो ये हो जाएगा हमारा 5/40, 0.8, ठीक है। देखिए ये भी क्या है, 0.8 भी हमारा 0 और 1 के बीच का है। मतलब हमारा एक जो है 2.5 ये ही आउट ऑफ रेंज जा रहा है, हमारा जो क्राइटेरिया है उससे बाहर जा रहा है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2.5, यही प्रायिकता नहीं हो सकता। और उसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया। अब इसमें कैसे भी मैं आपको बोलूँ कि भैया आप बताओ 1.1 ये प्रायिकता हो सकती है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब मैं बोलूँ कि 101%, ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये प्रायिकता हो सकती है, ये वाला हो सकता है, ये दोनों कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि घटना ई की पूरक ई डैश है, पूरक ई डैश है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कोण में कि 90 डिग्री का पूरक, अगर मैं बोलूँ कि 45 डिग्री है, सॉरी चलो दूसरा लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या है, ई घटना है और ई का पूरक दिया है, क्या दिया है, ई डैश। मतलब अभी आपको समझाता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये जो संबंध है ना, इसमें हम बताना कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कोई घटना जो होता है ना उसको हम लोग पी ऑफ ई डैश से बताते हैं, ठीक है। और कोई घटना नहीं होने की संभावना को हम लोग पी ऑफ ई डैश, ये डैश रहता है ना, इसको घटना मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं, संबोधित करते हैं या संकेत करते हैं। तो प्रायिकता होने और नहीं होने की संभावना को अगर जोड़ा जाए तो ये होता है 1। क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। तो इसमें से हमें वही संबंध बताना है। तो देखिए पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। किसी घटना की होने की, मतलब किसी घटना की प्रायिकता होने की संभावना और नहीं होने की संभावना को जोड़ दिया जाए तो 1 होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो घटना होता है 0 और 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें दोनों को जोड़ने पे 1 ही आ रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता होता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। 14 नंबर क्वेश्चन है, पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पासा पे कौन कौन सा नंबर होता है। वैसे तो आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये सपोज हमारा पासा है, इस पर डॉट डॉट रहता है, ठीक है। इस पर डॉट डॉट दिया रहता है। मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बताता हूँ कि उस पर क्या रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। ये डॉट डॉट रहता है, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट रहता है, 1 1 2 3 4 5 6। तो ये नंबर रहता है पासे पे। तो कह रहा है कि पासे पे जो है हमारा 2 नहीं आने की प्रायिकता, मतलब ये नहीं आने की प्रायिकता बताना, ठीक है। ये नहीं आने की प्रायिकता बताना है 2, बाकी सब आ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है ना, पी ऑफ ई, पी ऑफ ई क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। क्या होता है भाई, ये आपको याद रखना है, कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम क्या होता है,
जो हमें बताना है कि जो घटना घट सकती है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक पासे की फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता, मतलब दो नहीं, आपको दो पे ध्यान नहीं देना है, बाकी ये जो है ना इनकी प्रायिकता बताना है कि कितना संभावना है कि ये आ सकती है। तो अनुकूल परिणाम मतलब एक आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, छः आ सकता है। अब मैं आपसे बोलूँ कि क्या आठ आ सकता है, नौ आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें है ही नहीं हमारा आठ और नौ। तो मतलब दो को छोड़ के यही हमारा जो संख्या है एक, तीन, चार, पाँच, छः जो आ सकता है। तो यही कहता है अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम टोटल हम लोग जोड़ेंगे कितना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो हम लोग पाँच लिखेंगे। और कुल परिणाम, ये कुल कितना है, कुल कितना है, छः है, आपको आंख बंद करके भी पता होगा या ऐसे पता ही होगा पहले से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर, दो नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, 5/6 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर सिर्फ बोलता दो आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको क्या बोलता है, अनुकूल परिणाम मतलब सिर्फ दो आएगा और बाकी में नीचे 6 आता है, ये वाला आंसर होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है। दो नहीं मतलब दो को छोड़ के बाकी आने की प्रायिकता का संभावना बताना है। समझ में आया? कमेंट बॉक्स में फटाक से बताओ कि चौथा का आंसर आपने खुद किया या नहीं किया तो बहुत ही बढ़िया। प्रायिकता के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायिकता के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले मैं आपको इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। देखिए टोटल एक ताश का जो गड्डी होता है उसमें 52 पत्ता होता है और उसमें 13 पार्ट में बटा होता है, 13, ठीक है, फिर 13, एक 13 और एक 13। ठीक है, अब देखिए ये जो 13 होता है और दो 13 होता है, ये सपोज मैं मान लेता हूँ काला रहता है, सब मान नहीं रहा हूँ, ये होता है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए, ये काला होता है और ये लाल होता है। ठीक है, देखिए काला में आता है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा तो फिर लेंदी हो जाए। काला में काला में क्या आता है, चिड़िया और हुकुम आता है, और इसमें लाल में क्या आता है, पान और ईंटा आता है, पान और ईंट। देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद रखने। देखो पान क्या होता है, पान खाने पे लाल हो जाता है और ईंट लाल ऑलरेडी रहता है, तो ये लाल में आपको बस याद रखना है कि पान और ईंट लाल होता है। काला में कौन सा आता है, हुकुम और चिड़िया। तो चिड़िया ऐसे भी काली दिखती है, आपको ऐसे थोड़ा एज्यूम करना है। और हुकुम आपने देखा ही नहीं तो उसको काला ही मान, आप इसे एज्यूम कर रहे हो, काला ही है भाई। ठीक है, तो 13 13 13 13 टोटल 52 गड्डी, मतलब जो ताश का गड्डी रहता है उसमें 52 पत्ते रहते हैं, उसमें 13 अलग अलग होते हैं। 13 में भी जो दो ग्रुप होता है उसमें काला काला, मतलब जो 13 का ग्रुप होता है वो काला होता है, और जो फिर दो ग्रुप होता है 13 का वो लाल होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी में से एक यादृच्छिक पत्ता खींचा गया, काले रंग की बादशाह। अब देखो भाई बादशाह इसमें भी होता है, इसमें भी बादशाह होता है, इसमें भी बादशाह होता है, इसमें भी बादशाह होता है, चारों ग्रुप में बादशाह होता है। एक बेगम भी आता है, बेगम, इसमें भी बेगम, इसमें भी बेगम है, इसमें भी बेगम, बादशाह बेगम और गुलाम, इसमें भी गुलाम आता है, इसमें भी गुलाम, इसमें भी, इसको बादशाह बेगम गुलाम, ये जो होता है ना बादशाह। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बादशाह और बेगम और गुलाम, जियो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये जो है ना ये फेस कार्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड मतलब इस पर चित्र रहता है, क्या रहता है, चित्र रहता है। ठीक है, इस पर चित्र रहता है, इसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। तो हमें बताना है कि काले रंग की बादशाह। तो देखो काला, थोड़ा सा आप ध्यान दो, तो काला बादशाह कितना हो सकता है, आप मेरे को बताओ। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि P ऑफ E इज इक्वल टू होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, परिणाम, और नीचे में क्या होता है, कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका आंसर आपने ढूंढ लिया होगा। देखिए अनुकूल काला बताना है हमें, काला बादशाह, तो देखो इस पे भी बादशाह होता है, एक मिनट इसको मैं हटा दूँ। देखो बादशाह इसमें भी है, बादशाह इसमें भी है, और काला में बादशाह कितना हो गया भाई, दो हुआ ना, तो अनुकूल कितना हो जाएगा, दो, और कुल परिणाम ये ऑलरेडी आपको पता है 52, ये हो गया, इसको काटोगे, काटना पड़ेगा 1/26, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।
ये दिख रहा है क्या? थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये ढक गया होगा मेरे फोटो से, पर कोई नहीं, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसका भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्वेश्चन इसका खुद से इसका आंसर बताया कि आपने बहुत पहले कर लिया था मेरे समझाने से पहले। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि ये हमारा एक संख्या दिया है, ठीक है, कि माध्यिका क्या है 35 है, तो x का मान क्या होगा? सबसे पहले जब भी माध्यिका आए, देखो माध्यिका क्वेश्चन आए, ये हमारा क्या है माध्यिका, तो आपको क्या करना है ना, ये जो नंबर दिया रहता है काउंट करना है। देखो इसमें दो हो सकता है, या तो सम में आएगा या विषम में आएगा। मतलब समझ में नहीं आया भैया, समझाता हूँ। देखो सबसे पहले इसको काउंट करो कितना, 1 2 3 4 5, एक एक्स भी है, 6 7 8 9 10 11। 11 क्या है? एक विषम संख्या है, मतलब इसमें आएगा। ठीक है, 11 हमारा विषम संख्या। इसके लिए माध्यिका का फॉर्मूला अलग होता है, अगर सम आता है तो इसके लिए अलग रहता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ विषम के लिए क्या करना होता है। आपको क्या करना होता है, जब विषम आए, विषम आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल फार्मूला रहता है। विषम आता है तो आपको क्या करना है, n+1/2 पद। ठीक है, n+2 पद। अगर सम संख्या की बात की जाए, सम संख्या के लिए तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, n/2 पद होता है प्लस, ठीक है, n/2 + 1 पद, ये पूरा होता है वा पद। ठीक है, तो ये सम संख्या के लिए है, आप चाहे तो इसको साइड में लिख लें। ठीक है, और ये विषम संख्या के लिए है। ठीक है, विषम संख्या के लिए जो हमारा क्वेश्चन में है। विषम संख्या मतलब आपने समझा गया, ये काउंट करना होता है। ठीक है, काउंट करने के बाद आपको नंबर जो मिलता है, सपोज अगर ये 12 होता तो सम संख्या का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा विषम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2 पद। वा पद, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये फॉर्मूला नहीं है, वा पद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्रम दिया रहता है ना संख्या का, उसको हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। तो आइए इसको हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। देखिए सबसे छोटा इसमें कौन सा है, अगर देखा जाए तो 24 है, तो 24 को लिखेंगे 24, फिर उसके बाद 27 है, उसके बाद 28 है। ऐसे ये लग रहा है कि बढ़ते क्रम में दिया है, 28 है। ठीक है, 31 है, 31 ऐसे मान लो, 31 है। ठीक है, फिर 34 है, फिर x है, उसके बाद फिर 37 है, बढ़ते क्रम में ही दिया है। ठीक है, 40 है, फिर 45 है, फिर 50 है। तो देखो ये टोटल कितना है, 11 है। तो इस फार्मूला में हम लोग पहले बैठाते हैं। तो n हमारा क्या है, ये हमारा जो काउंट करते हैं ना, वही हमारा n होता है। तो n क्या है, 11, 11 + 1 12, 12/2 मतलब 6, छठवां पद। अब ये जो हमें आया है ना नंबर, छठवां पद, इसमें से छठवां पद देखना है। तो ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो x है हमारा छठवां पद। और ठीक है, तो ऑलरेडी हमें माध्यिका दिया हुआ है, मतलब x = हो गया 35। ठीक है, समझ में आया क्या? देखो ये हमारा माध्य का फार्मूला था। ठीक है, तो माध्य का फार्मूला में क्या आ रहा है, और माध्य का फार्मूला में हमें पहले से ये दिया है। ठीक है, 35। सपोज अगर मैं इसको ऐसे मान लेता, माध्य m = n+1/2 पद। ठीक है, तो ये m हमें दिया है, m कितना है 35, और ये क्या है n+1/2 पद, ये हमारा x आया। तो हमें क्या निकालना था, x ही निकालना था। तो ये हमारा आंसर x = हमारा आ गया 35। समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आपको मैं थोड़ा, आप समझ रहे होंगे कि भैया बहुत टाइम लग रहा है। टाइम नहीं लग रहा है। देखो अगर क्वेश्चन आता है ना, ये 30 सेकंड के अंदर होने वाले क्वेश्चन है सारे। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक चीज़। अगर ऐसे बोर्ड में आते हैं, थोड़ा सा घुमा के आएगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स आएगा, ईजी आएगा, तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है? हमें बताना है कि जो संचयी बारंबारता होता है, ये जो माध्य, माध्यिका, बहुलक या इनमें से कोई नहीं, इनमें से हमें बताना है कि अगर सपोज माध्य निकालना है तो क्या उसमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है? माध्यिका निकालते हैं तो क्या हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है? या बहुलक जब हम किसी संख्या का निकालते हैं या कोई कंडीशन का निकालते हैं तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है?
तो देखो इसका आंसर होता है जब हम लोग माध्यिका निकालते हैं, ठीक है, माध्यिका भी में टाइप होता है, ठीक है, माध्यिका शॉर्ट माध्यिका के भी टाइप होते हैं निकालने के। तो माध्यिका आपको याद रखना है कि माध्यिका निकालने के लिए हम लोग संचयी बारंबारता का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग या प्रयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको आपको याद रखना है, ये आपको थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। संचयी बारंबारता निर्धारण करने संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है। तो जब हम लोग माध्यिका निकालते हैं तो हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं सारणी, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। तो जो एक्चुअल संबंध होता है मैं उसको आपको बताता हूँ। देखिए आपको याद रखना है बहुलक, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसी को घुमा फिरा के इसमें ऑप्शन दिया है। बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा बहुलक ऐसे याद करने के लिए, फिर माध्यिका, फिर छोटा माध्य, बहुलक माध्यिका माध्य, ठीक है, उसमें ये 3 से गुणा रहता है माध्यिका और -2 माध्य, ठीक है। तो देखिए इसमें जब आप सोल्व करोगे ऑप्शन ए करेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसको आप 3 से गुणा करना, फिर इसको 3 से गुणा करना और इसको बहुलक को एक साइड करना और माध्य माध्यिका को एक साइड करना, तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ठीक है। आपको ये वाला याद रखना है, जो एक्चुअल फार्मूला होता है बहुलक का 3 गुणे माध्यिका -2 माध्य, ठीक है, ये मेन चीज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये याद है तो आप इसको आराम से आसानी से कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो देखो जब भी बहुलक वर्ग पूछे ना तो सबसे पहले आपको क्या निकालना, बहुलक पता करना है, बहुलक। और बहुलक कैसे निकलता है, जो सबसे अधिक बारंबारता होता है, सबसे अधिक बारंबारता वाला, अधिक बारंबारता वाला बहुलक कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है, सबसे अधिक बारंबारता वाला। तो देखिए बारंबारता ये नीचे दिया गया है, ठीक है, ये बारंबारता हमें दिया गया है, ठीक है, और बारंबारता सबसे अधिक होगा वो हमारा बहुलक होगा, और वही बहुलक का जो वर्ग होगा वो हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें बताना है बहुलक वर्ग। सबसे पहले देखेंगे बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, 15, 20, 45, 15, 25, सबसे अधिक बारंबारता 45 है। तो अब देखेंगे कि इसका वर्ग क्या है, वर्ग है हमारा 20 और 30, तो यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग 20 और 30, ऑप्शन बी 20 और 30। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के कितना बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन है कितना छोटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ये हमें फिर एक संख्या का क्रम दिया है, ठीक है, इसमें चर और अचर दोनों है, का माध्य 18 है, तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले माध्य का फार्मूला क्या होता है, जो जितनी संख्या दी गई रहती है उसको जोड़ते हैं और उससे हम लोग जितना संख्या रहता है उसको हम लोग उससे भाग देते हैं, ठीक है। तो मैं इधर सीधा लिखता हूँ, सबको माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सपोज मैं इधर सूचित करता हूँ माध्य को m से, जितनी संख्या दी रहती है सबको जोड़ देते हैं। तो आइए सबको जोड़ते हैं, x + 2 प्लस 2x + 3 2x + 3 प्लस 4x + 5 4x + 5, फिर 5x + 2 5x + 2, फिर हो गया, ठीक है। तो देखो कितना है, 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4, टोटल 4 ही है ना, हाँ 4 मैंने लिख दिया। अब कितना टोटल 4 है, तो हम लोग 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हमें m दिया है, कितना दिया है, 18 दिया, तो इधर हम लोग लिखेंगे 18, और ये जो 4 है ना इसको ला लेंगे इधर, तो ये हो जाएगा गुणे में 4, ठीक है। अब जो x वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे, तो आइए जोड़ते हैं हम लोग x को एक साथ। देखिए ये x एक यहाँ पे है, एक 2x 4x और 5x, तो इसको जोड़ते हैं, 1 2 3 3 4 7 7 5 12, तो टोटल हो गया 12x प्लस, अब अचर को एक साथ जोड़ेंगे, 2 3 5 और 5 5 10 10 तो 12, तो ये हो गया 12, ठीक है। अब x को एक तरफ रखेंगे और बिना x को एक तरफ रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा कितना
18 चौका 72 मतलब 72 हो जाएगा। और 72 इस 12 को मैं इधर लाता हूँ तो इधर हो गया 72 माइनस 12 और इधर हो गया 12x। ठीक है, अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 60 होगा। 72 में से 12 60। ठीक है, और इधर हो गया 12x। अब देखो 12 पचे 60, ये कट जाएगा ना, समझ में आया। इधर चलो एक स्टेप ये ऐसे कर, ये जो x है ये x ऐसे ही रहेगा और ये 60 है। ठीक है, ये और इस 12 को गुणे में तो इधर लाऊंगे तो क्या होगा भागे हो जाएगा, तो ये वैसे हो जाएगा 12 पचे 60। मतलब x का मान क्या आ गया 5। अब चाहे तो इसका आंसर तो पहले ए ही होगा, अब चाहे तो इसका मान निकाल सकते हैं कि ये कितना था या हो सकता था। तो ये 5 x का मान क्या है 5 और 2 7, तो ये जो था ये 7 था। और इधर कितना हो सकता है 5 दूना 10 10 10 3 13, ये 13 था। 5 का 20 5 25 था और ये 50 25 तो 27। तो ये हमने संख्या भी अगर पूछेगा तो ऐसे निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ x का मान निकालना था तो x हमने निकाल लिया। तो आपको यही पता होना चाहिए कि माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं, जितनी संख्या रहती है उससे भाग दे देते हैं। और माध्य हमें ऑलरेडी दिया हुआ था इसलिए और भी आसानी से हमने निकाल लिया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बिंदु जो है 15 और 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी हमें बताना है। देखो जब भी मूल बिंदु से पूछे दूरी तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, ये 15 है ना और ये 8 है, तो ये हमारा बिंदु का निर्देशांक है। इसमें पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। और मूल बिंदु से दूरी मतलब ये ऐसे रहता है, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं और इसका निर्देशांक 0 और 0 होता है। ठीक है, सपोज ये 15 8 कहीं इधर होगा, ठीक है, इधर कहीं होगा 15 और 8। ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो पहला x होता है, दूसरा y, और रूट में डालना है रूट x² प्लस y²। ठीक है, थोड़ा स्टेप बढ़ाने के लिए। और x² मतलब 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 28 64। ठीक है, अरे फिर से मैंने गलत लिख दिया इधर, 8 28 64 64। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और इधर 2। ठीक है, 289। और 289 किसका होता है 17 का होता है। ठीक है, 17 का वर्गमूल होता है। ठीक है, सॉरी 289 का वर्गमूल 17 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें क्या कह रहा था, मूल बिंदु से इनका दूरी निकालो। और दूरी का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इधर रूट अंदर। ठीक है, अंडर रूट होता है। तो देखो इसमें क्या है, एक तो जीरो रहता है, x भी जीरो रहता है, y भी जीरो रहता है, इसलिए ये जब हम लोग जीरो पुट करते हैं तो ये वाला फार्मूला आता है x² प्लस y²। इसमें एक जीरो है, x जीरो है, इसमें y जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा x² y²। सिंपल, समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन है सरल रेखा हमें एक दिया हुआ है। ठीक है, सरल रेखा दिया हुआ है, समीकरण दिया है का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होके गुजरेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे मेरे भाई तो आपको क्या करना है, आराम से ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको लिखना है y = 2x - 3। इसमें एक एक बिंदु लेके देखना होता है। अगर ये हमें क्या है, ये हमारा LHS होता है और ये जो होता है RHS होता है, RHS। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए LHS = RHS तो वो बिंदु से होके ये सरल रेखा गुजरेगी। अब ये कैसे हम पहचानेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो बिंदु होता है वो पहला x होता है और दूसरा y होता है, मतलब ये x है और ये y है। इधर वाला ये जितना दिख रहा है ये y है और इधर वाला x है। ठीक है, तो चलो एक लेते हैं और टेस्ट करते हैं। एक लेके टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका माइंड फास्ट है तो आप इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर y क्या है, इधर 2 है तो इधर 2 रखेंगे। चलो मैं इधर पहले एक सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इधर हम लोग पहला लेते हैं 2,2 वाला लेते हैं बिंदु। ठीक है, और इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर y है और ये हमारा y होता है, मतलब 2 = के बाद इधर हमारा x क्या है 2, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे x। ठीक है, तो x इधर क्या है
देखो इधर मैं सॉल्व करता हूँ 2x-3, एक सॉल्व करके समझा देता हूँ, ठीक है। इधर हमारा y है, तो देखो y ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। y का वैल्यू क्या है 2, तो इसको 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 2x, x क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 गुणे में 2 - 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 और इधर हो जाएगा 2 दूना 4 - 3, फिर इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो 4 - 1। अब देखो ये दोनों आपस में LHS इज इक्वल टू RHS है क्या, नहीं है, मतलब ये बिंदु हमारा सही नहीं होगा, इस बिंदु से नहीं होकर गुजरेगा, ठीक है। अब चलो 4 और 1 लेते हैं, तो देखो 4 और 1 लेते हैं। अब मैं इसको सीधा आपको इसमें रखता हूँ। अभी मैंने बता दिया कैसे इसमें x और y का वैल्यू इसमें रखना होता है, ये जो समीकरण दिया है। तो देखो इसको अब मैं ये रखता हूँ, तो y इज इक्वल टू इधर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब 4 दूना 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 होगा, ये भी हमारा इक्वल नहीं होगा 4 और 1 रखने में, 3 और 4 रखते, तो y इज इक्वल टू इधर 4 हो जाएगा और x का मान 3 है, तो 3 दूना 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 होगा, ये भी नहीं होगा इक्वल, इधर 4 आया इधर 3 आया। अब ये रखते हैं, तो y इज इक्वल टू इधर 7 है, 7 रखा, इधर 5, 5 दूना 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7। फाइनली हमारा LHS और RHS इस बिंदु को रखने पे मिल गया 5 और 7, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा था एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ये वाला क्वेश्चन कैसा था। और आपको जैसे साइंस में, ठीक है, साइंस हो गया, SST हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, मैथ्स तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और संस्कृत, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट पे जिस भी टॉपिक में डाउट है आप बेहिचक कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो आपको बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप कमेंट कीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको साइंस का वीडियो भी अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, ठीक है। वैसे आप कमेंट कीजिए कि आप और कौन सा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किस टाइप का, मतलब एग्ज़ाम रिलेटेड, अभी आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट अभी आज 16 हो गया, तो 16 दिन इधर है और 16-20 दिन उधर है, ठीक है, मतलब 1 महीना और है, 20 दिन और है ऐसे मान के चलो, ठीक है। 20 दिन ही पढ़ाई थोड़ा जम के करो, तो 20 दिन है, और इस 20 दिन में ही जो एफर्ट आप डालते हो वही आउटपुट आता है। आपने 1 साल क्या किया वो तो मैटर करता ही है, बहुत मैटर करता है, लेकिन ये जो 20 दिन है ये और ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपने बहुत जम के भी पढ़ाई की और 20 दिन ये छोड़ दो फिर आप ब्लैंक हो जाओगे, मतलब जितने मार्क्स सपोज 95% आने वाले थे तो आपके 75 पे ही रह जाएंगे। तो आप अभी जो कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन किया है तो उस कंसिस्टेंसी को ही पुश करो, आगे बढ़ाते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, 20 दिन और पढ़ना है, फिर रेस्ट पे रहो, एक महीना 2 महीना, ठीक है, फिर पढ़ाई स्टार्ट करो 11th-12th के लिए, ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, एक शख्स पर वह बिंदु जो बिंदु इतना एवं इतना से समदूरस्थ हो, तो हमें बताना है कि इसमें से वो कौन सा बिंदु है। एक शख्स पर वह बिंदु जो बिंदु इतना एवं इतना से समदूरस्थ है। देखो मैं आपको बता दूँ, एक सपोज एक ऐसा बिंदु है वो भी एक अक्ष पे, तो ये हमारा एक्स अक्ष है सपोज, और ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स डैश और ये हमारा एक्स, ये वाई, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो बिंदु है ना, देखो ये किधर बिंदु हो सकता है, इधर ही कहीं हो सकता है ना, -2 और 0, और ये जो बिंदु है किधर हो सकता है 6 और 0, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक जो बिंदु है ना इन दोनों से समान दूरी पे, मतलब मध्य बिंदु इसको बोल सकते हैं, एक कोई बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु, मतलब इन दोनों से समान दूरी पे, मतलब सपोज ये हमारा बिंदु है और ये बिंदु, तो एक ऐसा बिंदु है कि इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों का समान है, सपोज ये x है तो ये भी x है, मतलब अगर हम लोग क्या करें इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल दें तो हमारा वो बिंदु ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पे, मतलब वो मध्य बिंदु की बात कर रहा है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 मध्य बिंदु मैं इधर लिखता हूँ सीधा, x1 प्लस x2 बाई में 2 y1 प्लस y2 बट्टे में
2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए इधर x1 क्या है -2, तो आइए लिखते हैं -2 प्लस इधर का क्या है 6 है, तो इधर 6 लिखेंगे बट्टे में 2 कॉमा y1 क्या है 0, y2 क्या है 0 है, तो 0 0 0 और बट्टे में 2। इसको अब अगर हम लोग जोड़ेंगे फिर भाग देंगे तो इधर होगा प्लस का 4 और बट्टे में 2, तो इधर हो जाएगा 2 और इधर हम लोग 0 बट्टे में 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, तो m इजकल टू फाइनली हमने निकाल लिया है 2,0। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, आप इसकी दूरी अगर आपको पता करना है कि इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या है वास्तव में समान है, तो अभी हमने p का वैल्यू निकाल लिया है क्या है 2 और 0। तो आपको दूरी सूत्र पता है, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी अलग अलग निकाल के देखिए, दोनों का दूरी सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ये लॉजिक क्वेश्चन था। आपको लॉजिक पता नहीं होगा तो फिर आप इधर ज़्यादा दिमाग लगाओगे। तो मैंने समझा कि भाई ये जो दो बिंदु है इसके मतलब और एक्स अक्ष पे ही है वो। ठीक है, और ये भी जो बिंदु है ये भी एक्स अक्ष पे ही है। तो मैंने दिमाग लगाया भाई जब दोनों वो ऐसा बिंदु है कि इसकी दूरी और इसकी दूरी समान है, मतलब मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर फाइंड आउट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, वाई अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी क्या है? सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको समझाने के लिए मैं आपको बनाता हूँ एक, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। तो ये जो बिंदु है ना वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी? सबसे पहले ये जो बिंदु है 13 और 15 ये किधर हो सकता है? किधर हो सकता है मेरे भाई? ये हमारा 13, सपोज इधर 13 और इधर कहीं 15, तो मैं इधर बना लेता हूँ 13 कॉमा में 15। ठीक है, ये कहीं बिंदु यहाँ पे है। तो कह रहा है कि वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी? तो देखो भाई ये हमारा वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी है, तो आप ही बताओ कि इसकी दूरी क्या है। अब इसमें दूरी, आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा पूछ रहा है कि वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी। तो देखो यही हमारा 13 है, यहाँ से यहाँ क्या है 13 है, और यहाँ से यहाँ हमारा क्या है 15 है, ये हमारा 13 है। तो यही हमारा दूरी हमको बताना था कि यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 13। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन पूछता कि ये जो बिंदु है ना ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, इसकी एक्स अक्ष से, तो ये वाला आंसर होता 15। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हमें पूछा है कि वाई अक्ष से दूरी, तो 13 होगा। अगर ये पूछता कि एक्स अक्ष से दूरी तो क्या होता 15 होता। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे आपको पता होना चाहिए पहला एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी तक 14 जो क्वेश्चन हमने किया है इसमें से कितना आपने कुछ से सही किया है, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आ नहीं सकते भाई, ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा सा भी शक मत करो, ये क्वेश्चन आते ही है। वैल्यू चेंज रहेगा, यहाँ पे 13 है यहाँ पे 14 हो जाएगा, 15 की जगह पे 18 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो यही आने वाला है। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, ठीक है इतना दिया है, तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? सिंपल है, देखो मेरे भाई एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग गोल बना गया, नहीं बना गया, चलो गोल ही है, इतना हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, ये केंद्र होता है, और कह रहा है कि वृत्त के व्यास, तो व्यास क्या होता है? केंद्र से होके गुजरता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यास का परिभाषा बताओ तो क्या बोलोगे? ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं को टच करता है और केंद्र से होके गुजरता है, उससे हम लोग व्यास कहते हैं। अब देखो इस व्यास का जो पॉइंट है ना दोनों छोर का, वो दिया हुआ है। एक का मान लेते हैं -10 और दूसरा मतलब -10 और 6, और दूसरा दिया है 6, -10। ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, आप बताओ ये केंद्र जो है ये क्या है? ये मध्य बिंदु का काम करता है। ठीक है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो? इसको जोड़ो, x को जोड़ो, डिवाइड कर दो, तो सीधा करता हूँ मैं, तो -10 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -4 आएगा। ठीक है, और बट्टे में 2,
बट्टे में 2 भी करना होता है ना, x1 प्लस x2, ये हमारा फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2। ठीक है, मैं इधर सीधा कर रहा हूँ y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ये हमारा फॉर्मूला मध्य बिंदु का। वही चीज़ यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसको जोड़ा x1 और इसको x2 बट्टे में 2, y1 6 और y2 -10, तो इधर फिर क्या होगा -4 ही होगा, और बट्टे में 2, इसको काटो और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -2 कॉमा में -2। ये हमारा आंसर हो गया। ये मध्य बिंदु जो था -2 कॉमा -2 था, ऑप्शन में दिया है सी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से क्वेश्चन पढ़ना जब भी एग्जाम में। मैं आपको एक बताता हूँ, अब क्या होता है ना, एक तो पहले प्रेशर रहता है कि भाई मैं जो पढ़ा हूँ खुद पे डाउट रहता है, मतलब उसमें 100 में से 1-2 ही होंगे जो उनको डाउट नहीं रहता है, लेकिन 99% ऐसे होते हैं स्टूडेंट। मैं खुद जब मैं 10th का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, मेरे को खुद डाउट था कि यार मैं एग्ज़ाम में जाऊंगा तो मेरा पेपर कैसा होगा, मेरे से लिखा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम में पेपर बहुत ईजी आते हैं। ठीक है, बहुत ईजी आते हैं, और बच्चे उस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार जो सीरियसली जो पढ़ते हैं पूरे साल, वो पढ़े हुए होते हैं वैसे ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछता है। अब होता क्या है ना, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, एक तो पूरा माहौल अलग रहता है एग्ज़ाम का। ठीक है, और उसमें भी जब क्वेश्चन पेपर आता है, तो जब क्वेश्चन, एक तो पहले ही हम लोग डरे हुए रहते हैं कि कैसा पेपर आने वाला है, कैसा नहीं आने वाला है, क्वेश्चन कैसा आएगा, जो मैं पढ़ा हूँ वही आएगा कि नहीं आएगा। तो अब बहुत पहले घबरा जाते हो। ठीक है, मतलब बहुत घबरा जाते हो, तो उस टाइम क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जो चीज़ पढ़ के गए होते हो या पढ़ा हुआ चीज़ भी रहता है ना, वो थोड़ा उस टाइम याद नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उस टाइम बहुत प्रेशर, घबराहट फील होती है। तो ये जो घबराहट प्रेशर रहता है ना, वो पहले बिल्कुल बाहर फेंक के जाना, मैं जा रहा हूँ खेलने, मैं जा रहा हूँ एक टेस्ट देने, ऐसा माइंडसेट बना के जाना। ठीक है, एग्ज़ाम में। ठीक है, और क्वेश्चन आए ना ऐसे पढ़ना कि भाई मैं तो सब क्वेश्चन, मेरे को सब आते हैं, बस क्वेश्चन ऐसे, मतलब वैसा फील होना चाहिए एग्ज़ाम में बैठो, भाई मैं तो बस सब क्वेश्चन करके जाने वाला हूँ, मेरे को सब आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी प्रेशर से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, प्रेशराइज होके। ठीक है, पूरा फ्री माइंड होकर पढ़ना है क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, स्वीट एंड स्वामी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें इतना दिया है, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। देखो, एक मैं त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है, इसके केंद्रक, अरे मतलब निर्देशांक दिए हुए हैं तीनों बिंदु के। ये हमारा सपोज 2 4 है, ये मैं मान लेता हूँ 0 और 6 है, और ये हमारा है 4 और 1। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया इसका केंद्रक का निर्देशांक बताओ। तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी त्रिभुज के तीनों केंद्र या तीनों निर्देशांक दिए हो और केंद्रक कब पूछे, केंद्रक का निर्देशांक, तो आपको क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस ये लिख के फिर आपको अप्लाई करना है, सोल्व करना है, x3 बट्टे में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। ये हमारा हो गया केंद्रक का निर्देशांक। किसका हो गया, केंद्रक का निर्देशांक। इधर मैं देखो, ये के से सूचित नहीं करते, मैं आपको समझाने के लिए इधर के लिख दिया। केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1, तो देखो ये वाला x1 है, ये 1 वाला है, x1 y1। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इधर x2, इधर y2। ठीक है, इधर हो गया x3, इधर हो गया y3। ठीक है, तो देखो ये हमारा x1 है, मतलब 2, और इधर x2 है इधर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो इधर 2 0 2 4 6, तो हम लोग 6 बट्टे में 3। ठीक है, y को जोड़ो, 4 6 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 बट्टे में इधर क्या है 3 है। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 3 9, 3 2 6, मतलब फाइनल हमारा क्या आ गया बिंदु 2 कॉमा में 3। तो केंद्र का निर्देशांक आ गया हमारा 2,3, 2,3 ऑप्शन ए। कितना सिंपल था क्वेश्चन, कितना बड़ा है देखो।
सीधा आपको केंद्र का फॉर्मूला पता है तो आपको x1 x2 x3 बट्टे में 3 कर देना, y1 y2 y3 बट्टे में 3 कर देना, बस अपना आ गया। सिंपल सा एक छोटा सा डिवाइड किया हमने, कितना सिंपल है ना। ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखो। बिंदु हमें जो ये दिया है बताना है कि x अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई क्या होगी। देखो अभी एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ सेंटेंस का डिफरेंस है, जो वाक्य है ठीक है उसका डिफरेंस है। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक निर्देशांक बनाता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो देखो ये बिंदु किधर हो सकता है, ये प्रथम पाद में होगा, मतलब इधर कहीं होगा 13 कॉमा में 19, ये कहीं इधर बिंदु होगा, समझ में आ रहा है, ये इधर बिंदु होगा। और कह रहा है कि इस बिंदु से एक्स अक्ष पे डाला गया लंब, मतलब इससे इसी बिंदु से मैं इधर लंब डाल देता हूँ, लंब मतलब 90 डिग्री। तो कह रहा है कि भैया ये जो लंब डाला है ना, इसकी दूरी क्या होगी, इसकी दूरी क्या होगी। देखो उसमें क्या पूछा था, y से पूछा था, इसमें क्या है x से, तो इसमें x मतलब ये y का वैल्यू होता है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी क्या है, 19 है। लेकिन अगर यही पूछता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो 13 है। समझ में आया। तो देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन जो हमने आपको बताया था इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम वही है, थोड़ा सा सेंटेंस बस घुमा दिया कि इस बिंदु से हमने क्या किया, एक्स अक्ष पे लंब डाल दिया, लंब डाल दिया तो उसकी लंबाई क्या हो गई, ये जो लंब डाला इसकी लंब की लंबाई क्या होगी, सिंपल सी है। ये किसकी दूरी है, y की, तो y की तो y हमें दिया है इधर y, और ये हमारा x। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, 19। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश या किस पाद में होगा। ठीक है, तो देखो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो सबसे पहले इसका मध्य बिंदु लिखाएंगे। तो मध्य बिंदु देखो x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो चलो इसको जोड़ते हैं x और x के साथ, तो इसको जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, -8 बट्टे में 2, और ये हमारा क्या है, y को y के साथ, तो 8 4 12, सॉरी ये एक माइनस में है ना, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस छोटा है, +8 बड़ा है, और बट्टे में 2। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। तो 2 चौके 8, ये 4 हो जाएगा माइनस में, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये 2 बार में, ये 4 बार में, इधर कॉमा 2। अब देखो मैं आपको ये बना देता हूँ जाके, आपको ये प्लस प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस होता है। तो आप बताओ इधर क्या आपको दिख रहा है, माइनस और इधर प्लस। तो आप बताओ इसको, आप इसका आंसर खुद बताओ कि इसका कौन सा, ये इसको प्रथम बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ बोलते हैं। तो हमें बताना है कि ये जो बिंदु हमने निकाला मध्य बिंदु, ये कौन से चतुर्थांश में होगा। माइनस प्लस किधर दिख रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या होगा आप समझ गए होंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। ठीक है, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक PQR जो हमें दिया है त्रिभुज का शीर्ष, तो क्या है कि भैया इसका क्षेत्रफल कैसे क्या होगा, निकाल के दिखा दीजिए मेरे को। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज का नाम है PQR। P का वैल्यू दिया है 0 0, ठीक है। R का वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू दिया है 8 0, R का वैल्यू दिया है 0 12। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एरिया इजिकल टू होता है, सपोज AR में लिखता हूँ सिर्फ, AR त्रिभुज किसका, PQR। तो आपको सिर्फ फार्मूला अगर याद है ना तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, फार्मूला याद करने के लिए ट्रिक बताता हूँ। ठीक है,
देखो इसको सपोज हम लोग मानते हैं कि x1 y1, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। देखो ये बहुत बच्चे होते हैं ना त्रिभुज के, बोलते हैं कि यार भैया मेरे को त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना निर्देशांक ज्यामिति में, वो मेरे को याद नहीं होता है, कोई ट्रिक बता दो। तो देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक भी नहीं है, बस आप कॉपी पे लिखो और फॉर्मूला आप खुद से लिख लो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये क्या होता है x2, ये y2। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ये हमारा x3 y3, ठीक है। चलो ये थोड़ा और नीचे लेते हैं इधर, कि एक लंबा वे में एक साथ आ जाए। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका x लेते हैं सबसे पहले तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है, और इधर लगाएंगे बिग ब्रैकेट। इसका x1 लेंगे, ठीक है, x1, ठीक है। अब जिसका x लेते हैं ना उसका भूल जाते हैं कि ये बिंदु है। अब उसके बाद वाला बिंदु देखते हैं। तो हमने x इधर लिया ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर y आता है, तो देखिए इसका y लेंगे तो इधर हो जाएगा y2, फिर ये तो ले लिया, अब इसका y क्या है y3, तो इधर सिर्फ आपको -y3, ये हो गया y2 -y3। अब इसको बंद करना है। अब ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, हमने x का काम कर दिया। अब x2 लिखेंगे यहाँ पे x2। अब क्या करेंगे, देखो ये भूल जाएंगे, बाकी रह गया ये दोनों। देखो ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे एक पूरा बढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे थे तो हम लोगों ने ऐसे बढ़ा y2 -y3। अब यहाँ पे आ गए तो फिर इसको हम लोग ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, साइकिल को, ठीक है, ऐसे हम लोग बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ चलिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हमारा क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। अब देखो इधर x2 लिखा, अब इसका y, तो ये यहाँ पे क्या y3, फिर माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे y क्या है y1, यहाँ पे y1 लिख देंगे, प्लस अब इसका x हो गया, अब इसका x लेंगे, इसका x क्या है x3, ठीक है, x3 लिया। अब हम लोग फिर इस वाले y पे आ जाएंगे, इस वाले पॉइंट पे, इसका y क्या है y1 माइनस, अब ये y हो गया तो इसका y क्या है y2, बस ब्रैकेट बंद। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बंद हो गया होगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ प्लस x3, ठीक है, x3 ये लिखा, तो यहाँ पे क्या है y1 और इसका y2। तो पहले हम लिखते हैं y1 माइनस यहाँ पे y2, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। समझ में आया? आपको क्या करना है, कैसे फॉर्मूला लिखना है, त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सबसे पहले 1/2 बिग ब्रैकेट, सबसे पहला x1 लिखते हैं। अब x लिखा तो बगल में y आएगा, इतना ध्यान में रखना है। तो y इसका नहीं आएगा, उसके बाद वाला, तो इसका y लेंगे, इसका y लेंगे, दोनों का माइनस, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका y लिया तो इसका y आएगा, ठीक है, फिर इसका x का काम हो गया। अब x2 लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है x2, अब y आएगा, तो y देखो इसका y आएगा, फिर इसका y आएगा, ऐसा नहीं कि इसका लिख दिया फिर इसका लिखा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको अपने को वैल्यू पुट करना होता है। तो देखिए अब वैल्यू सिंपल है ना भाई, वैल्यू पुट कर दो। चलो वैल्यू एक पुट कर देता हूँ, बाकी आप थोड़ा सॉल्व कर लेना, वैसे वीडियो बहुत लेंदी हो गया, बड़ा हो गया। तो इधर हम लोग कैसे किधर लिखता था, इधर लिखता हूँ, ठीक है। देखो इधर 1/2 बिग ब्रैकेट x1 इधर क्या है 0 है, तो ये 0, वैसे देखा जाए तो अब 0 लिख दिया है यहाँ पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए 0। अब इसका y2 क्या है 0 है, माइनस इसका y2 क्या है y3 क्या है, देखो y3 है ना यहाँ पे, तो y3 क्या है 12। अब यहाँ पे क्या है प्लस, x2 क्या है, देखो यहाँ पे x2 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। y3 क्या है यहाँ पे y3 क्या है 12, ठीक है, माइनस है, माइनस y1 क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, प्लस x3 क्या है यहाँ पे x3 0, तो 0 पूरा 0 कर देगा। y1 क्या है 0 है 0, y2 क्या है, देखो यहाँ पे y2 ये भी 0 है, ठीक
ठीक है। तो देखो अगर ये सोल्व करोगे ना, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। देखो ये जीरो यहाँ पे लिख दिया तो ये पूरा जीरो कर देगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं। ये जीरो है तो पूरा जीरो कर, लिखने की जरूरत ही नहीं। ये आपको लगेगा कि भाई बहुत टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने में, अगर क्षेत्रफल आ जाता है तो। देखो ये जो सेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो थोड़ा सा उसमें कुछ ट्रिकी रहता है, ट्रिकी होना चाहिए। मतलब ये जीरो जीरो ज़्यादा जल्दी जीरो हो जाएगा, आपको गुणा भाग ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर आएगा जल्दी से, ठीक है। चलो मैं अब इसका आंसर बता ही देता हूँ। ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/96, तो ये हो जाएगा 96 और बट्टे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो 48। तो हमारा फाइनल आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक 19 क्वेश्चन कर लिया और आपने कमेंट नहीं किया कि कितना आंसर आपने सही दिया, कितना गलत दिया। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ये त्रिभुज की परिमिति के ऊपर है और ये क्वेश्चन आपको छोड़ता हूँ समझा के। देखो परिमिति मतलब परिधि निकालना है तो बहुत सिंपल है। देखो ये बिंदु दिया है 0, 6, ठीक है। एक दिया है 0, 0, ठीक है। एक दिया है 8 और 0। चलो इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बिंदु का निर्देशांक दिया है जो हमने इधर बना लिया ऑलरेडी। तो त्रिभुज की परिमिति निकाले कितना होगा। तो देखो हम परिमिति क्या होता है कि लंबाई, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई, ठीक है। तीनों की लंबाई निकाल के और हम लोग जोड़ना होता है। तो इसकी लंबाई निकाल लो, दूरी सूत्र लगा लो, इसका दूरी सूत्र लगा लो, इसका दूरी सूत्र लगा लो। लेकिन अगर ध्यान दो तो यहाँ पे क्या है, ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, ठीक है। चलो ये दूरी सूत्र लगा लें, ठीक है। ये थोड़ा आपको भी एक्सरसाइज हो जाएगा। दूरी सूत्र लगाना और तीनों को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। और कमेंट करके और भी अगर और भी इसके मेथड है, ठीक है, ट्रिक शॉर्ट में भी इसको बना सकते हैं, पर मैं आपको ये वर्क देता हूँ, ठीक है, होमवर्क देता हूँ कि कम से कम ये क्वेश्चन आप खुद करो। और अगर दूसरा मेथड है तो उसको भी आप बताओ कि भैया एक और मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, उससे भी बहुत मतलब 5 सेकंड 15 सेकंड के अंदर में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वो उस मेथड को भी बताओ और इसको दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा के इसकी दूरी जोड़ के बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो भी इस क्वेश्चन है बहुत ही एनर्जेटिक वे में आपने सारे क्वेश्चन को समझा होगा और ये सेशन बहुत ही मज़ेदार और हेल्पफुल होगा आपके लिए और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। वैसे ही वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।